हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम समुद्री जल के गुणधर्म पाठ जो है उसे कंटिन्यूटी में देखेंगे। इसके पहले हमने समुद्री जल के गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि समुद्री जल की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे प्रशांत महासागर में संसार का सबसे बड़ा जल संचय पाया जाता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर सागरी जल के किस तरह से सागरी जल का तापमान अलग अलग स्तर पर अलग अलग दिखाई देता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज जो है हम देखेंगे क्षारता कि समुद्री जल में जो है क्षारता क्यों अधिक होती है, क्षार की मात्रा क्यों अधिक होती है। सबसे पहले हम स्पष्टीकरण देखेंगे कि हम जो भोजन लेते हैं उसमें नमक का उपयोग किया जाता है। आप सभी जो है अपने दैनंदिन जीवन में जो भी भोजन वगैरह यूज़ करते हो उन सभी में हम नमक का उपयोग जरूर करते हैं। तो विविध रसायन एवं औषधि तैयार करने के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। ये भी आपको पता होगा कि नमक का उपयोग जो है वह औषधि के स्वरूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि नमक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो नमक का उपयोग हम भोजन के लिए करते हैं और साथ ही साथ विविध रसायन और औषधि को तैयार करने के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर खाली स्थान के लिए भी आ सकता है कि खाली स्थान एवं औषधि तैयार करने के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। तो विविध रसायन, इसके अलावा पदार्थ अधिक दिन अच्छा रहने के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने अचार वगैरह में देखा होगा कि अचार वगैरह जो है वो लंबे समय तक टिके, इसके लिए उसमें नमक की मात्रा अधिक डाली जाती है और नमक का उपयोग किया जाता है। नमक का उपयोग बर्फ बनाने वाले कारखानों में भी किया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि बर्फ बनाने वाले कारखानों में किसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि नमक का उपयोग बर्फ बनाने वाले कारखानों में भी किया जाता है, क्योंकि उससे जो बर्फ है वह पिघलते नहीं हैं। नमक सारों के माध्यम से हम समुद्री जल में क्षार इकट्ठा करते हैं। अभी जो नमक सार है, नमक सार नमक की खेती की जाती है, तो समुद्री जल में जल का जो क्षार है उसे इकट्ठा करते हैं और क्षारता के कारण समुद्री जल की उत्प्लावकता अर्थात जिसे कहा जाता है बॉयनिकी तैराव बढ़ती है। जब क्षारता होती है तो समुद्र जल का जो उत्प्लावकता है वह बढ़ता है। अब यहाँ पे परिभाषा स्वरूप भी आपको पूछा जा सकता है कि उत्प्लावकता क्या अर्थ होता है। तो किसी द्रव के उस बल को हम उत्प्लावकता कहते हैं जो ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है और द्रव का घनत्व अधिक होने पर उसकी उत्प्लावकता उतनी ही अधिक होती है। जैसे यहाँ पर यदि समुद्री जल की क्षारता निश्चित मात्रा में अधिक होती है तो उस जल में जीव सृष्टि नष्ट हो जाती है। अभी यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि समुद्री जीव सृष्टि नष्ट क्यों हो जाती है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि यदि समुद्री जल की क्षारता निश्चित मात्रा से अधिक होती है, अगर नमक की मात्रा अधिक होगी तो उससे क्या होगा कि उसमें जो जीव पाए जाते हैं वह मर जाते हैं। अब यहाँ पे एक आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो। जैसे एक बड़ा बर्तन आपको लेना है। आप ये प्रयोग जो है घर बैठे स्वयं कर सकते हो कि आपको एक बड़ा बर्तन लेना है और उसमें 1.5 लीटर पानी लीजिए। उस बर्तन में आपको क्या करना है, 1.5 लीटर पानी लेना है और उसी पानी में लगभग 100 ग्राम नमक डालिए और उसे घोल दीजिए। ये काम आपको करना है और इसके बाद फिर आगे भी आप देखोगे और इस तरह से इसका परिणाम क्या निकला ये आप स्वयं ऑब्जर्व कर सकते हो, उसका निरीक्षण आप कर सकते हो। अब क्या करना है आपको, वो जो आपने घोल बनाया है अब एक समान आकार में
3 बर्तन लीजिए और पहचान के लिए बर्तन पर विविध रंगों के निशान बना दीजिए ताकि आप पहचान सकें, या 1 2 3 करके आप लिख सकते हो, ब क करके आप उस बर्तन पर लिख सकते हो। तो यह काम आपको करना है और यह प्रयोग आप सभी को जरूर करना है। इसके बाद नमक युक्त जल समान मात्रा में तीनों बर्तन में डालिए। क्या करना है आपको? तीनों बर्तन में उस पानी को डाल देना है और पानी भरने के बाद बर्तन आधे खाली रहेंगे, इसे ध्यान में रखना होगा। पूरा आपको नहीं भरना है उस बर्तन को। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, तीनों में बर्तनों में पानी डाला गया है और वह क्या है, आधी खाली है। अब इसके बाद क्या करना है, इस जल का स्वाद सभी लें। तीनों बर्तनों में से एक बर्तन को आपको करना है सूर्य प्रकाश में रख देना है और उस पर जाली वाला ढक्कन रखना है। दूसरा काम करना है, एक को तो आपने सूर्य प्रकाश में रख दिया, जैसे यह बर्तन जो है सूर्य प्रकाश में रख दिया है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी जो है वह इस बर्तन पर पड़ रही है। बचे हुए बर्तन कक्षा में रखें और इस बर्तन पर भी जाली वाला ढक्कन रखें। मतलब कमरे के अंदर आप रखिए बचे हुए जो 2 बर्तन हैं जिनमें आपने वही पानी डाला है जो आपने पहले बर्तन में डाला है, जो कि सूर्य किरण के सामने आपने रखा है। अब इसके बाद क्या करना है कि कक्षा में एक बर्तन में प्रतिदिन आधा गिलास मीठा जल डालिए। मतलब जो खारा नहीं है, जो सादा आप पानी पीते हो, उस पानी को एक बर्तन में आपको क्या करना है, आधा गिलास पानी रोज डालना है और एक को वैसे ही छोड़ देना है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 बर्तन हैं और यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि एक को ऐसे ही हमने ढक कर रख दिया है और जो दूसरा बर्तन है, दूसरे बर्तन में हम जाकर रोज जो है वो आधा गिलास पानी हमको रोज़ डालना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, आधा गिलास पानी रोज़ डालते जाएं। अब इसके बाद जो है 3-4 दिनों के बाद तीनों बर्तन एक जगह लाइए। अब जैसे ही आपके 3-4 दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद क्या करना है, इन सभी बर्तनों को, अर्थात जो आपने सूर्य प्रकाश में रखा है, जिस पर आपने कुछ भी नहीं डाला वो बर्तन हो गए, और इसके अतिरिक्त जिसमें आप रोज़ जो है आधा गिलास पानी डालते जा रहे हो, तो इन तीनों बर्तनों को आपको एक साथ लेकर आना है और उसका आपको निरीक्षण करना है। और इसके अलावा तीनों बर्तनों में से जल का स्वाद सबको लेना है, अर्थात टेस्ट करना है कि पानी का स्वाद कैसा है। इसके साथ ही साथ स्वाद में कौन सा अंतर आपको दिखाई दे रहा है यह भी आपको लिखना है, अनुभव करना है। और प्रत्येक बर्तन में से जल का स्तर एवं स्वाद के बारे में आपको 2 वाक्य लिखना है। तो इस तरह से आपको यह एक एक्टिविटी दी गई है और इस एक्टिविटी को आप सभी को करके इसे अपनी नोटबुक में लिखना है। और इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर भी लिखने हैं कि कौन से बर्तन का जल कम हुआ अथवा अधिक हुआ। उसके बाद उस बर्तन के जल का कम अथवा अधिक होने का क्या कारण है, और उस बर्तन में जल का खारेपन की मात्रा जो है वह कम अथवा अधिक होने का क्या कारण है। इस प्रश्न का आपको उत्तर भी लिखना है। तो ध्यान दीजिए, ये सभी आपकी एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को आप सभी को करना है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं, और ये जब आप सभी करोगे तभी आप डिस्कस भी कर सकते हो। तो इस टॉपिक के ऊपर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले ये ज़रूरी है कि आप सभी यह एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर लें। अब अगर आप देखते हो तो आपकी समझ में आ गया होगा कि सूर्य की उष्णता से जल का वाष्पीभवन, जो हमने यहाँ पर ये वाला
जो प्लेट है जिसमें हमने पानी भरा है, अगर वह सूर्य की किरण के सामने है तो यहाँ से क्या हो रहा है, सूर्य का पानी जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ रही तो ये गर्म हो रहा है, गर्म होने के कारण इसका वाष्पीभवन हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी समझ में, यह कॉमन सेंस है, आपकी समझ में आ ही गया होगा कि तीव्र गति से इसका वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण से जल का वाष्प होने से जल कम हो जाता है। अब ये पानी जो इसमें रखा हुआ है इसका वाष्प में रूपांतरण हो जा रहा है, जिसके कारण इसका पानी, इस ग्लास का पानी कम होता जाता है और क्षारता उतनी ही रह जाती है, जितनी क्षारता है उसकी, वह क्षार की मात्रा उतनी उसमें रह जाती है, जिससे क्षारों का प्रमाण बढ़ जाता है और जल जो है, ये जो सूर्य प्रकाश के सामने रखा हुआ आपका ग्लास है, इसमें जल अधिक नमकीन हो जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सूर्य की उष्णता का प्रभाव जल पर क्या दिखाई देता है। तो सूर्य की उष्णता का प्रभाव जल पड़ता है कि जल का वाष्पीभवन तीव्र गति से होता है और वाष्पीकरण से जल का वाष्प होने से जल कम हो जाता है और उसमें क्षारता, जो क्षार की मात्रा है, जो नमक की मात्रा है, वह उतनी ही रहती है। और इसके अलावा यहाँ पर इसमें क्षारों का प्रमाण बढ़ जाता है और जल अधिक नमकीन हो जाता है। इसके अलावा वाष्पीभवन, अगर ये वाष्पीभवन की प्रक्रिया यह जो है अधिक हो तो वाष्पीभवन अधिक और मीठे जल की कम आपूर्ति वाले भागों में समुद्री जल की क्षारता अधिक रहती है। इसका परिणाम आपको निकलता है कि अगर वाष्पीभवन अधिक हो और जहाँ पे मीठा पानी, अर्थात जो पानी हम पीते हैं, पीने योग्य जो पानी है, उसकी आपूर्ति अगर कम होती है तो ऐसे भागों में समुद्री जल की क्षारता अधिक होती है। जल के वाष्पीभवन की क्रिया कम और मीठे जल की आपूर्ति अधिक मात्रा में रहने वाले समुद्री भागों में क्षार कम पाए जाते हैं। अभी जहाँ पे जल का वाष्पीभवन होता है तो जल के वाष्पीभवन की क्रिया कम, जहाँ पर कम होती है वाष्पीभवन की क्रिया, और मीठे जल की आपूर्ति अधिक मात्रा में रहने वाले समुद्री जल के भागों में क्षार की मात्रा कम पाई जाती है। अर्थात जैसे हमारा यह तीसरा वाला भाग था कि यहाँ पर वाष्पीभवन कम हो रहा है क्योंकि इसे हमने कमरे में रखा है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मीठे जल की आपूर्ति भी हो रही है, तो जिसके कारण इस ग्लास का पानी जो है उसमें क्षार की मात्रा कम होगी। अगला हम देखेंगे कि जल का वाष्पीभवन कम और मीठे जल की आपूर्ति भी कम, ऐसे भागों में समुद्री जल की क्षारता में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता है। जैसे ये हमारा दूसरे नंबर का जो ग्लास है उसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें हमने इसे जस्ट कमरे में रख दिया, इसके अंदर हमने ना मीठा पानी डाला और ना ही इसका वाष्पीभवन अधिक मात्रा में हुआ। तो ऐसे क्षेत्र जो हैं जहाँ पे जल का वाष्पीभवन बहुत ही कम हो रहा है, सूर्य प्रकाश की किरणें नहीं पड़ती हैं और वहाँ पर मीठे जल की आपूर्ति भी नहीं हो रही है, तो ऐसे क्षेत्रों में समुद्री जल की क्षारता में कोई भी हमें विशेष अंतर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि किन क्षेत्रों में क्षार की मात्रा अधिक होती है। जो हमारा पहला जो हमने ग्लास रखा था, जैसे किन क्षेत्रों में क्षार की मात्रा अधिक होती है, तो वाष्पीभवन अधिक और मीठे जल की आपूर्ति वाले भागों में समुद्री जल की क्षारता अधिक होती है। दूसरा प्रश्न हमारा बनता है कि किन भागों में, समुद्री जल के किन भागों में क्षार की मात्रा कम पाई जाती है। तो जल के वाष्पीभवन की क्रिया कम होने और मीठे जल की आपूर्ति अधिक मात्रा में रहने वाले समुद्री जल के भागों में क्षार की मात्रा
कम पाई जाती है। किन क्षेत्रों में क्षार की मात्रा में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है? तो जल का वाष्पीभवन कम और मीठे जल की आपूर्ति भी विशेष कम हो, कोई बहुत अधिक नहीं है, तो ऐसे भागों में समुद्री जल की क्षारता में हमें कोई भी विशेष अंतर दिखाई नहीं देता है। अब जैसे कि हम एक मैप रीडिंग करेंगे, समुद्री जल की क्षारता देखेंगे कि कैसे मापी जाती है, क्षारता हम कैसे नापते हैं। तो समुद्री जल के 1000 वजन वाले हिस्से के जल में सभी क्षार मिलाकर जितने भार का अनुपात होता है उसे समुद्री जल की क्षारता कहते हैं। तो एक प्रश्न बनता है कि समुद्री जल की क्षारता किसे कहते हैं? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि समुद्री जल के 1000 वजन वाले हिस्से के जल में सभी क्षार मिलाकर जितने भार का अनुपात हमें प्राप्त होता है उसे हम समुद्री जल की क्षारता कहते हैं। जैसे समुद्री जल के 1000 ग्राम, अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले लें कि समुद्री जल का 1000 ग्राम मतलब 1 किलो जल में घुली हुई क्षार की मात्रा 40 ग्राम होती है, तो जल की क्षारता जो है वो प्रति 1000 40 अर्थात 40% ऐसा हम कहेंगे। समुद्री जल की क्षारता मापने के लिए हाइड्रोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर और सैलिनोमीटर आदि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि समुद्री जल की क्षारता को मापने के लिए किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि समुद्री जल की क्षारता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर और सैलिनोमीटर इस तरह के यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अब जो है हम एक मैप देखेंगे कि यह जो है मानचित्र पठन के लिए आपको यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसी तरह से आपको मानचित्र पठन के क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम में और आपको इसका अध्ययन करके बताना होगा। अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया, अगर आप ध्यान से इस मानचित्र को देखोगे तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न पूछा गया, ध्यान से इस मानचित्र को देखेंगे। अब पहला प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर कि कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास क्षारता कितनी होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कर्क रेखा। अब हमारी कर्क रेखा कहाँ पर है? यहाँ पर ये भारत से होकर जो गुजरती है ये विषुवत रेखा है। अब ये यहाँ पर हमारी कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा और इसके साथ ही साथ मकर रेखा के पास क्षारता कितनी है? तो अगर आप कर्क रेखा के पास देखते हो तो यहाँ पर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। यहाँ से 23.5 डिग्री हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर है हमारी कर्क रेखा, यहाँ पर लिखा नहीं गया किंतु आपको पता करना है। और यहीं से 23.5 डिग्री आप नीचे आते हो तो यहाँ पर है हमारी मकर रेखा। तो ये हमारी हो गई कर्क रेखा और मकर रेखा। तो दोनों के आसपास में आपको बताना है कि क्षारता कितनी है। अब ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के पास अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लगभग 35 से 36, कहीं आप देख रहे हो 35 है कहीं 36 है, मतलब 35 से लेकर 36% की क्षारता है। और अगर आप मकर रेखा के पास देखते हो तो मकर रेखा के पास भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 35, 36, तो इतना ही है। तो लगभग अगर हम कर्क रेखा और मकर रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा और मकर रेखा के पास क्षारता जो है वो लगभग 35% से लेकर 35% और 36% है। मतलब कर्क रेखा के पास अगर आप देखते हो तो 36 है और मकर के पास देखते हो तो 35% है।
अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ये जो 35, 36, 37 लिखा गया है, ये हमें प्रतिशत दर्शा रहा है क्षारता का, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी बना हुआ है समुद्री जल की क्षारता प्रतिशत में। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे कम क्षारता कौन से प्रदेशों में है। तो सबसे कम क्षारता अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कम वाला जो है आपको यहाँ पे 33, 34 आपको दिख रहा है। ये रहा आपका 34%, यहाँ पे है 33%। तो इस तरह से ये जो 33%, 34% वाले भाग हैं, अर्थात ये आपका हो गया आर्कटिक महासागर। यहाँ पे 33% आपको दिखाई दे रहा है। तो आर्कटिक महासागर के अधिकांश भाग और भारत के पास की बंगाल की खाड़ी, ये आपका भारत है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के पास यहाँ पे आप देख रहे हो कि 32% है। तो यहाँ पे ये अरब सागर हो गया आपका, ये बंगाल की खाड़ी हो गई। तो ये भारत के पास आपके बंगाल की खाड़ी में समुद्री जल की क्षारता सबसे कम है, अर्थात आर्कटिक महासागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री जल की क्षारता सबसे कम है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन से महासागर में 37% से अधिक क्षारता दिखाई दे रही। अब 37% आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका 37% है, यहाँ पे भी 37% है, और ये पूरा हमारा जो है अटलांटिक महासागर है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि अटलांटिक महासागर में क्षारता 37% से भी अधिक है। इसके अलावा विश्व स्तर पर अगर हम क्षारता में अंतर पढ़ने का क्या कारण हो सकता है। कहीं पर आप देख रहे हो क्षारता जो है वो 35% है, कहीं पर 32% है, 33% है। तो ये अलग अलग होने के क्या कारण है। तो इसका कारण है अक्षांश रेखा के अनुसार। इसके पहले हमने पढ़ा था कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा के पास तापमान में अंतर दिखाई देता है। तो अक्षांश रेखा, ये जो रेखाएं हैं इसे हम कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। तो अक्षांशीय रेखाओं के अनुसार तापमान में होने वाला अंतर, इसके साथ साथ वाष्पीभवन की कमी, कहीं कहीं पर क्षेत्र जो है वो सूर्य किरण के एकदम सामने है, कहीं कहीं पर क्षेत्र जो है वो सूर्य किरण से बिल्कुल विपरीत दिशा में है। तो वाष्पीभवन की कम और अधिक मात्रा है। इसके साथ ही साथ नदियों द्वारा होने वाले मीठे पानी की आपूर्ति, कई सारी जगहों में मीठे पानी की आपूर्ति अधिक होती है। जैसे हमने उदाहरण में देखा था कि हमने क्या किया, ग्लास में जब मीठे पानी को जो है बार बार डालते जा रहे हैं तो उस पानी का में क्षार की मात्रा बिल्कुल कम होती है। तो वैसे ही जिस समुद्र में मीठा नदी का पानी जो है वह बार बार मिलता जा रहा है तो उससे उस समुद्र की क्षारता कम हो जाती है। जैसे बंगाल की खाड़ी हो गई आपका, यहाँ पर अंटार्कटिका वाला हो गया। तो इन सभी क्षेत्रों में समुद्र के खुले तथा भूवैश्विक स्वरूप के कारण विश्व स्तर पर क्षारता में अंतर दिखाई पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके कारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान दिखाई देता है, अलग अलग क्षारता दिखाई देती है। अब जैसे यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा की क्षारता का अगर हम विवरण करते हैं तो कर्क रेखा के आसपास, यहाँ पर कर्क रेखा ये जो है, तो कर्क रेखा के आसपास समुद्र जल की क्षारता लगभग 36% है। अब इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पे तापमान अधिक है, वाष्पीभवन की अधिक गति है, समुद्रों के भूवैश्विक अर्थात खुले स्वरूप में समुद्र पाए जाते हैं और समुद्रों के प्रवाह में आने वाली रुकावट, इन सभी के कारण यहाँ पर क्षारता अधिक पाई जाती है। और इसकी तुलना में अगर हम मकर रेखा के पास देखते हैं तो मकर रेखा में 35% क्षारता पाई जाती है। उसका कारण है कि यहाँ पर मकर रेखा के पास जमीन कम है, यहाँ पर जमीन कम है और इसके कारण अटलांटिक, हिंद महासागर के समुद्री प्रवाहों के कारण यहाँ की क्षारता पर नियंत्रण हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये जो क्षार है, क्षारता को ये प्रभावित करने वाले घटक हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्षारता को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। तो ध्यान में रखिए, तापमान और वाष्पीभवन की गति, नदियों द्वारा होने वाले मीठे जल की आपूर्ति, समुद्र का खुलापन
भूवैश्विक स्वरूप, ये सभी समुद्र जल की छाता पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख घटक हैं।